महोदय, दूसरी जो हमारे टैक्स हैं जैसे इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, मृत्यु टैक्स है, वे अच्छी तरह से वसूल नहीं हो पाते हैं। बहुत सी धनवान लोग जो इन टैक्सों के देने वाले हैं वे सरकार को किसी न किसी तरीके से धोखा देकर इन टैक्सों के देने से छूट जाते हैं और सरकार भी उनसे इन टैक्सों को वसूल नहीं कर पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऐसे धनवान लोग हैं जिनके ऊपर सरकार का टैक्स बकाया है, जो टैक्स देने में चोरी करते हैं, उनसे सख्ती के साथ टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। सरकार की यह नीति रहती है कि कुछ सालों तक वह इस तरह का टैक्स धनवानों से वसूल नहीं कर पाती है, उन्हें बाद में माफ़ कर दिया जाता है। इस तरह की जो नीति है वह अच्छी नहीं है। सरकार को धनवानों से समय पर और सख्ती के साथ टैक्स वसूल करना चाहिए। हमारे देश में वातानुकूलित बात चारों तरफ चल रही है। रेल में आप जाइए तो आपको डिब्बे वातानुकूलित मिलेंगे और चीज़ों के रखने के लिए भी अब वातानुकूलित मकान बनने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं उनकी अतिरिक्त जैसे शराब है, सिगरेट है, इन पर भी सरकार खूब टैक्स लगा सकती है और अपना घाटा पूरा कर सकती है। इसके उपरांत अगर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो वह भी उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो नए टैक्स बढ़ाए हैं उनमें खासकर कृषि पर जो टैक्स लगने जा रहा है, सरकार को चाहिए कि उसे माफ़ कर दें, उसे बिल्कुल हटा दें। मैं इस संबंध में इतना ही अपवाद ग्राह्य मानता हूँ कि जिन व्यापारियों ने काला बाजार में पैसा बकाया है, अगर वे अपना पैसा छिपाने के लिए उसको ज़मीन पर लगाते हैं यानी खेत मूल लेते हैं, अगर अंगूर की बाग लगाते हैं और इस तरह से अपने काले धन को सफ़ेद धन करना चाहते हैं, ऐसे धनवानों के ऊपर कृषि टैक्स लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं अगर वे खेती करते हैं तो उन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब सूखे के साथ गीली चीज़ भी जल जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि धनवान किसानों के बाद धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों की भी बारी आ जाए और इस तरह से धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों पर भी टैक्स लग जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर प्रांत में कहीं ज़मीन की मर्यादा 25 एकड़ है, कहीं 15 एकड़ है, कहीं 40 एकड़ है। खेती की उत्पादन की क्षमता वार्षिक 1800 रुपये के आय मानकर किसानों के इकोनॉमिक होल्डिंग बना दी गई है। उन सब किसानों का भूमि राजस्व सदा के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि शहरों में जिनके पास खेती नहीं होती उनका हाल बहुत बुरा है। महोदय, पहली विश्व युद्ध के बाद जितने पूंजीवादी देश थे वे करीब करीब खत्म हो करके सिर्फ 4 देश रह गए थे जो नाम
गिनाने लायक थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस ये 4 राष्ट्र थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमज़ोर हो गए कि दूसरी श्रेणी में आ गए। सिर्फ एक अमेरिका रह गया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आगे का समय आने वाला है, निश्चित रूप से अमेरिका की वह शक्ति आगे जाकर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ति बढ़ रही है, वह शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए, कुछ गड़बड़ी फैलाई, लेकिन उस शक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। यह बात निश्चित है। यही वजह है हम लोगों ने देखा, जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था, तब से हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, टर्की में राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी और वह पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह स्थिति हो गई कि सिर्फ रूस ही समाजवादी देश नहीं रहा, बल्कि और भी कितने देश समाजवादी हो गए और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए। यह भी हम लोगों ने देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ति थी, मजदूरों की शक्ति थी, काम करने वाले की शक्ति थी और दूसरी पूंजीवादी शक्ति थी, उसमें जो कमज़ोर शक्ति थी वह कमज़ोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति का भी ह्रास होगा और अभी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि उनकी शक्ति दिनों दिन कम हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है। रूस ने इधर बांग्लादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी, यानी इजराइल और अरबों के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की, उसमें रूस ने अच्छा काम किया। इस बात को हम मानते हैं। अभी रूस की तरफ से श्री ब्रेजनेव आए थे और इस सिलसिले में जो समझौता हुआ है, उस समझौते को भी हम अच्छा समझौता समझते हैं और इस माने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह ठीक करता है। लेकिन एक दोष हिंदुस्तान में भी है और वह दोष यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि वे अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और इतने बह जाते हैं कि जितना उन्हें नहीं बहना चाहिए। चीन के साथ जब संबंध कायम हुए थे तो उन्हें उस समय भी वे लोग अपनी भावना में बह गए थे और अंत में तिब्बत को खो दिया, जो हिंदुस्तान के लिए पीछे एक सिरदर्द का कारण बन गया है। अभी और इसके पहले भी दोनों सरकारें संगठित थीं।